हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे द्वारा जो है आप सभी को CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैयारी कराई जा रही है, साथ में स्टाफ नर्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको समझ रहे हैं। पिछली क्लासेस में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे जो एग्जाम के अंदर सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपका आज का पहला प्रश्न है कि बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, जो बीटा सेल्स होती है पैनक्रियास की, वो क्या सिक्रेट करती है, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है। तो आप सभी को बता दें, पैनक्रियास जो है एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड होती है जो कि आपके हार्मोन भी सिक्रेट करती है और आपके एंजाइम भी सिक्रेट करती है। ठीक है। अब बात की जाए, पैनक्रियास के अंदर एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल। तो अल्फा सेल जो होती है वो किसका सिक्रेशन कराती है, ग्लूकागोन का सिक्रेशन कराती है, ग्लूकागेन। और बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन कराती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास जो है कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन कराती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंसुलिन इज द राइट आंसर। जो इंसुलिन होता है इसको सिक्रेशन कौन कराती है, आपकी बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास कराती है। और ये सेल्स कहाँ पाई जाती है, आपकी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, ठीक है, टेल पार्ट पे पाई जाएगी, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अकर्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के किस पार्ट पर, यानी कि इंटेस्टाइन के किस पार्ट पर आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, आप सभी को पता है इंटेस्टाइन जो है एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है एलियम। तो आपके जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पर क्या पाया जाता है, बेसिकली सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है किसका, आयरन का। किसका, आयरन का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ देखने को मिलता है, आपके ड्यूडेनम पार्ट पर देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को आंसर करना है कि लीवर जो है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है किसका, बॉडी का। किसका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपका लीवर। किसको, लीवर को कहा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो है, वो कौन है, आपका लीवर होता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू, हार्मोन सभी बॉडी के पार्ट्स में किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हार्मोन होते हैं वो बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू जाते हैं। हार्मोन जो है वो कहाँ पर सबसे पहले जाता है, ब्लड के अंदर जाता है। हार्मोन है वो ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर मिक्स होके ब्लड के थ्रू कहा जाएगा, ऑल ओवर द बॉडी क्या करता है, जाता है। क्या करता है, ऑल ऑफ द बॉडी पार्ट्स में जाता है। और कौन सा, आपका ब्लड। इसलिए ब्लड के माध्यम से जो है हार्मोन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, बॉडी की हर पार्ट्स के अंदर फैल जाता है। कौन, हार्मोन। तो किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है, तो ब्लड इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द 10th क्रेनियल नर्व इज, 10th क्रेनियल नर्व का नाम क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
तो आप सभी को पता है 10th क्रेनियल नर्व को क्या कहा जाता है, वेगस नर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेगस नर्व किसको कहा जाएगा, 10th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेगस नर्व। क्या 10th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेगस नर्व। और वेगस नर्व को हिंदी में बोलते हैं आवारा, आवारा, आवारा नर्व के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ी नर्व वेगस नर्व, ठीक है, और सबसे लंबी नर्व कहा जाएगा, और आवारा नर्व जिसको कहा जाता है आम भाषा में। चलिए बात करते हैं द मिडिल लेयर ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस की सबसे मिडिल लेयर कौन सी होती है, तो मेनिंजेस की बात की जाए, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रखती है। इसकी बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली 3 प्रकार की नर्व, 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, 3 लेयर, ड्यूरा मैटर, ठीक है, अरेक्नोइड मैटर, थर्ड होती है पाया मैटर, ठीक है, जिसको अपन DAP नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि मिडिल लेयर कौन सी होती है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसके अंदर जो मिडिल लेयर कहलाएगी आपकी, वो कौन सी कहलाएगी, अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर जो है आपकी मिडिल लेयर कहलाती है किसकी, मेनिंजेस की, किसकी, मेनिंजेस की, ठीक है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विच वाल्व प्रिवेंट्स द लेफ्ट एट्रियम बैकवर्ड फ्लो टू द ब्लड। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए कि कौन सा ऐसा वाल्व होता है, कौन सा ऐसा वाल्व होता है जो कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर वापस से ब्लैक फ्लो होने वाले ब्लड को रोकता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, इसके अंदर 4 चैम्बर है। ये जो है आपका कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, ठीक है। यहां पर कौन सा वाल्व पाया जाएगा और यहां पर कौन सा वाल्व पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये ऐसा वाल्व, ये वाल्व जो है ऐसा वाल्व जो कि आपके ब्लड को वापस से बैकफ्लो होने से बचाता है, यानी कि बैकफ्लो नहीं होना है। आप सभी को होता है ब्लड हमेशा यहाँ से यहाँ आएगा, इस ब्लड, इस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर वापस से बैकफ्लो होने से बचाने वाला जो वाल्व है, इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है मिट्रल वाल्व, ठीक है, मिट्रल वाल्व कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। 2 कस्प होते हैं इसमें, इसको कहा जाता है मिट्रल वाल्व। और बात की जाए आपके इस वाल्व की, तो इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ये होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। और भी 2 वाल्व मौजूद होते हैं आपके ये यहाँ पे एक होता है आपका एरोटिक वाल्व, और यहाँ पे होता है आपका पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो हमने समझ लिया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मिट्रल वाल्व इज द राइट आंसर। तो बेहतर उत्तर क्या हो जाएगा, ऐसा वाल्व जो कि बैक फ्लो से बचाता है ब्लड को, ताकि ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बैक फ्लो ना हो जाए लेफ्ट एट्रियम में, इसलिए इसको कहा जाता है मिट्रल वाल्व, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, द कोलैप्स ऑफ द एल्वोलाई इज प्रिवेंटेड बाय, एल्वोलाई को कोलैप्स करने से कौन सी चीज बचाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एल्वोलाई की। तो आपके जो लंग्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सरफेक्टेंट मौजूद होते हैं। सरफेक्टेंट क्या करते हैं, आपके जो एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है, किसी भी इंजरी हुई उससे बचाएंगे, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर
कोलैप्स ना हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो जाए, एल्वेओलाई कोलैप्स ना हो जाए, इससे बचाने का कार्य कौन करता है? सरफेक्टेंट करता है। क्या करता है? सरफेक्टेंट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेक्टेंट इज द सरफेक्टेंट इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंट फॉर कोलैप्सिंग द एल्वेओलाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं पेयर पैचेस कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों पेयर पैचेस की बात की जाए तो ये पेयर पैचेस जो होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका पेयर पैचेस पाया जाता है। पेयर पैचेस कहाँ पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन पे पाया जाता है। ठीक है, बहुत इसका ऑप्शन, रुकिए एक मिनट, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, एक मिनट रुकिए। पेयर पैचेस की बात करें, ये सी ऑप्शन है, ये हो गया आपका बी ऑप्शन। पेयर पैचेस जो है कहाँ पर पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पर क्या पाया जाता है? पेयर पैचेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेयर पैचेस पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चलिए, द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज नॉन एज, मतलब बात की जाए कि ये हो गया आपका आर्टरी, ठीक है, और यहाँ पर एक डायलिटेशन हो जाएगा इसका। मान लीजिए ये एक आर्टरी है, ठीक है, नॉर्मल, यहाँ पर एक आउट पाउचिंग हो गई इस आर्टरी की, मतलब कि यहाँ से आर्टरी थोड़ी बड़ी हो गई, फूल गई। तो इसको क्या कहा जाता है? अगर कोई भी आर्टरी यहाँ से डायलेट हो जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हो चुका है? एन्यूरिज्म हो चुका है। इसको क्या कहते हैं? एन्यूरिज्म कहते हैं। आउट पाउचिंग या एब्नॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी इज नॉन एज एन्यूरिज्म, इज नॉन एज एन्यूरिज्म। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एन्यूरिज्म इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी जो होता है वो कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होने की वजह से होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है फेशियल नर्व जो होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेशियल नर्व जो होती है इसके अंदर डैमेज होगा तो क्या होगा? आपको बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं। पाल्सी मतलब क्या होता है? पैरालाइसिस। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सेवंथ क्रेनियल नर्व डैमेज की वजह से या फिर बेल्स पाल्सी जो है कौन सी नर्व की क्रेनियल नर्व की डैमेज की वजह से होता है? तो आपका होता है फेशियल नर्व डैमेज की वजह से। चलिए, द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन कॉज, अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन, बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों? आपकी कंडीशन होती है एक्रोमीगैली। द ग्रेट खली जी जो है इनको भी यही कंडीशन थी, एक्रोमेगेली, जिसके अंदर जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से उसके जो हाथ और पैर होते हैं, एक्सट्रीमिटीज होती है, लंबी हो जाती है, जो लंबी हो जाती है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं शोल्डर टिप पेन देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाता है? एक्रोमेगेली इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, सर्किल ऑफ विलाई इज फाउंड इन, सर्किल ऑफ विलाई जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो सर्किल ऑफ विलाई की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सर्किल ऑफ विलाई जो है ब्रेन के पर पाया जाता है, कि ब्रेन में पाया जाता है सर्किल ऑफ विलाई, जहाँ से ब्लड कैपिलरीज जो है आपस में जुड़ती है, वो है आपका सर्किल ऑफ विलाई। ठीक है, कनेक्शन होता है बिल्कुल ये। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट बात थी, एक बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो सिक्रेटेड बाय, किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा? किडनी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आता है कि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा? किडनी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपके सामने ये रहा। द हीट रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द, देखिए दोस्तों, थर्मो रेगुलेशन की बात की जाए, थर्मो रेगुलेशन की बात की जाए तो थर्मो रेगुलेशन की बात की जाए तो आपकी बॉडी के अंदर किस पार्ट की वजह से थर्मो रेगुलेशन होगा? तो आपका हाइपोथैलेमस जो होता है, यहाँ से क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की बात की जाए। ठीक है, ये बात की जाए आपके अडल्ट के अंदर। ठीक है, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात की जाए, न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, बहुत ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि आपका थर्मो रेगुलेशन की बात की जाए तो कौन सा आंसर रहेगा कि आपका हाइपोथैलेमस जो होता है वो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, ये लोकेटेड सेंटर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्कल कंसिस्ट ऑफ, स्कल जो है कितनी बोन के साथ में मिलकर बनी हुई है? तो बात की जाए तो आपके स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन होती है? 22 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 22 बोन जो होती है स्कल के अंदर मौजूद रहती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, हमने पिछली बात कर ली थी। इंसुलिन जो होता है आपके बीटा सेल जो होता है वहां पर द्वारा सिक्रेट किया जाता है, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। अल्फा सेल की बात की जाए तो अल्फा सेल में ग्लूकागॉन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, ए नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ द हेल्थी पर्सन इज, हेल्थी पर्सन की नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी होगी? तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपकी हेल्थी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात की जाए तो 16 से 20 जो होती है आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है। कितनी होती है? 16 से 20 जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द सेल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी नंबर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं नॉर्मली? तो नॉर्मल तौर पे बात की जाए तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है आपके ह्यूमन सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ द सेल इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल। अगर कोई सेल है वो ट्रांसफर होके ऐसी हो गई है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है आपका मेटाप्लेजिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? मेटाप्लेजिया कहा जाता है। काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल दिस टर्म मैच, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका हार्ट के चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हुआ, राइट वेंट्रिकल हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड फेंका जाएगा, ठीक है, वो कि क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोला जाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है कि आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड जो है, ठीक है, वो जब जाता है आपके हार्ट के थे तो उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। चलिए बात करते हैं द पिट्यूटरी हार्मोन डेट स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ मिल्क इज, कौन सा ऐसा पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है आपकी किसको? मिल्क को। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों एक आपका होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से सीक्रेट होता है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है बेसिकली कहाँ से होता है? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि
कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ द मिल्क, मिल्क को बनाने यानी कि सिंथेसिस करने में मदद करता है, तो वो होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द ईयरबोन ट्रांसमिट द वाइब्रेशन ऑफ द कोकिल्स आर लोकेटेड इन। कौन सी एक ऐसी ईयरबोन होती है जो कि है ना वाइब्रेशंस को कॉकलियास तक, जो लोकेटेड कॉकलियास होते हैं वहां पर लेकर जाने का काम करती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जो आपकी बोन्स है ये क्या करते हैं, ऑसिलेशंस करती है, और आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं आपके साउंड वाइब्रेशन उसको कॉकलियास तक ले जाने का मदद करती है। तो कौन सी ऐसी बोन है दोस्तों, तो उस बोन का नाम होता है उस मतलब कौन सी ऐसी मतलब कौन से ऐसे एरिया है जो है ना ईयर बोन्स तक ले जाने का काम करती है आपके वाइब्रेशंस को, वो होता है आपका कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है वहां पर मौजूद रहती है आपकी कौन कॉकलियास, है ना, और वहां पर जो है साउंड वाइब्रेशन जो है आपकी लेकर जाने का काम करती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हीमोफीलिया अकर्स ड्यू टू द क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया जो है कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगर दोस्तों आप सबकी बात की जाए, इंपॉर्टेंट बात की जाए कि जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 जो है, ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो दोस्तों क्या होता है, आपको हीमोफीलिया हो सकता है। क्या होता है, हीमोफीलिया हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने का सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है। अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके फ्रैक्चर देखने को मिलता है तो आपकी हड्डी टूटती है, और हड्डी टूटने की वजह से क्या होता है, आपके जो फैट है वो क्या हो सकता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाकर मिल सकता है, और उससे क्या हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म हो सकता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है फ्रैक्चर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा एग्जाम में जाता है। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी प्रश्न की। विच स्टेन इज यूज्ड एज एसिड फास्ट स्टेन। कौन से स्टेन जो है उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहा जाता है। तो एसिड फास्ट स्टेन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एसिड फास्ट स्टेन को क्या कहा जाता है, जीन एल नेल्सन स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है, जीन एल नेल्सन स्टेनिंग के नाम से भी एसिड फास्ट स्टेनिंग को जाना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेनिंग टेक्निक से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको याद में करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।